ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th जोग्राफ़ी का, फिज़िकल जोग्राफ़ी का चैप्टर 3 विच इज़ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो बेसिकली इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब अर्थ के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों के बारे में, अर्थ के अंदर पाई जाने वाली चीज़ों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो let us start with this chapter. So what do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball, or a hollow ball with a thick cover of rocks that is lithosphere? Have you ever seen photographs or images of a volcanic eruption on the television screen? Can you recollect the emergence of the hot molten lava, dust, smoke, fire and magma flowing out of the volcanic crater? तो बेसिकली इसमें बात ये की गई है कि आप देखते होंगे वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, उसमें से हॉट मैग्मा निकलता है, मॉल्टन लावा जिसको हम बोलते हैं, डस्ट निकलता है, स्मोक निकलता है, फायर निकलता है जो कि वोल्केनिक क्रेटर से निकलता है। उसके बाद द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय इनडायरेक्ट एविडेंसेस एज नीदर एनी वन हैज़ नॉर एनी वन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो बोला ये जाता है कि जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, मानिए कि ये हमारी अर्थ है अगर, और ये उसका अंदर है, अंदर का एक पॉइंट है, तो बोला ये गया है कि हमारे जो इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं अभी तक उन्हीं से हम पता लगा पाए हैं कि इंटीरियर अर्थ का है कैसा, मतलब अर्थ हमारे अंदर से कैसी है, क्योंकि अभी तक कोई इस डीपेस्ट पॉइंट तक जा नहीं पाया है। Okay, next, the configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth. तो जो हमारा कन्फिग्रेशन है, सरफेस है अर्थ का, वो लार्जली किस पे बेस्ड है? जो हमारी अंदर से चीज़ें निकल रही हैं वो उन्हीं पे बेस्ड है। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक फोर्सेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंड मास। सो व्हाट आर एंडोजेनिक एंड व्हाट आर exogenic? So endogenic forces are those जो हमारे अर्थ के इंटीरियर से लग रही हैं, अंदर से लग रही हैं, उनको हम एंडोजेनिक कहते हैं। एंड जो अर्थ के एक्सटीरियर से फोर्सेस लगती हैं उन्हें हम एक्सोजेनिक कहते हैं। A proper understanding of the physiographic character of a region remains incomplete if it affects the endogenic processes are ignored. Human life is largely influenced by the physiography of the region. Therefore, it is necessary that one gets acquainted with the forces that influence landmass development. इसीलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो landmass है वो बन कैसे रहा है। To understand why the earth shakes or how a tsunami wave is generated, it is necessary that we know certain details of the interior of the earth. अगर हमें ये जानना है कि हमारे अर्थ में अर्थ को कैसे आता है, सुनामी कैसे जनरेट होती है, तो उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। सो हियर आर सम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर आपको याद करना है तो आप याद कर लो, या फिर अगर इफ़ यू डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी देन यू कैन लीव इट। सो द अर्थ्स इंटीरियर इज़ अबाउट, अर्थ्स रेडियस इज़ अबाउट 6,370 किलोमीटर्स। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैम्पल्स। अब आप क्यों नहीं जा सकते अर्थ के अंदर, ऐसा क्या है? तो ये समझते हैं पहले। देखिए, जो हमारी अर्थ है ना, वो उसको हम एक ऑब्लेट या जियोइड शेप बोलते हैं। तो वो एक्चुअली में ना, जो मैंने ये सर्कल बनाया है, ये सर्कल नहीं है अर्थ हमारी अर्थ ना समवॉट लाइक दिस, ये ना इधर पे बल्जेस हैं इसके, कहाँ पे, इक्वेटर पे ना इसके बल्ज है, इसलिए हम इसको कौन सा शेप बोलते हैं, इसको हम जियोइड और ऑब्लेट बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोला गया है कि कोई भी अर्थ के सेंटर तक नहीं जा पाया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अर्थ के सेंटर पे बहुत ज़्यादा
लॉट ऑफ हीट इज़ प्रेजेंट, और इतनी हीट है कि अगर वहाँ तक कोई गया भी तो वो मर जाएगा। वहाँ पे कोई भी चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कोई भी लिविंग चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर आप कोई मेटल या कुछ भी वहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो वो मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? एक्चुअली मोल्टन फॉर्म में तो आप इसके आगे पढ़ोगे, जब आप इसमें लेयर्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है, वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि वहाँ पर कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए आज तक कोई वहाँ पर नहीं जा पाया है और ना ही कभी जा पाएगा। आई डोंट नो इफ़ आई कैन से दिस कि जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग डे बाय डे एंड वी कैनॉट से दैट कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ पाएगी कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। बट एनीवेज, let's focus on the chapter. Under such conditions, you may wonder how scientists tell us about the Earth's interior and the type of material that exists. तो अगर कोई अंदर तक जा ही नहीं पाया है और ना जा पाएगा, ऐसा बोला गया है, तो हमें ऐसे कैसे पता चलता है कि अंदर कैसी रॉक्स हैं, या अंदर कैसे पता चलता है, साइंटिस्ट को कैसे पता लगाते हैं? तो बेसिकली ये दो चीज़ों की वजह से होता है, दैट इज़ योर डायरेक्ट सोर्सेज and your indirect sources. So let us firstly cover direct sources in this video. In the next part we will be covering indirect sources and the earthquake and earthquake waves. So let us firstly cover the direct sources. The most easily available solid earth material is surface rock or the rocks we get from mining areas. तो जब माइनिंग होती है तो आप जानते हैं माइनिंग क्या होती है। अगर ये हमारी जैसे अर्थ है, तो जब माइनिंग होती है तो माइनिंग में क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे अबंडेंट मेटल्स होते हैं, प्रीशियस मेटल्स होते हैं, वहाँ पे माइनिंग की जाती है। मतलब वहाँ पे अर्थ को खोदा जाता है, तो हमें वहाँ से अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, अर्थ के अंदर की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, हम माइनिंग कहते हैं। तो जो माइनिंग होती है वहाँ से हमें बहुत सारी सरफेस रॉक्स मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल, गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर्स। जो गोल्ड माइंस हैं हमारी साउथ अफ्रीका की, आप इसको मार्क कर लीजिए, ये कभी कभी वन वर्ड में आपसे पूछ सकता है, या यूपीएससी इसको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। गोल्ड माइंस कहाँ की? साउथ अफ्रीका की, आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर्स। Going beyond this depth is not possible. It is because very hot at this depth. इससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है अंदर। Besides mining, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper and deeper to explore the conditions in the crucial crustal portions. इसके भी अलावा साइंटिस्ट ने ट्राई किया है कि हम 3 से 4 किलोमीटर्स के भी अंदर जा पाएँ, और ऐसे दो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 3 से 4 किलोमीटर्स के बाद तक भी जा पाए हैं, एंड दैट आर द डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट. Please remember these 2 names. These can be asked in MCQs or statement based questions in the UPSC exams or class 11th exams. Okay, so next, where are these drilling projects present? So these drilling projects are present at Kola in the Arctic Ocean. अब आप ये सोचिए कि आर्कटिक ओशन में क्यों गए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ठंडा है। तो ठंडा है वहाँ पे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने वहाँ पर डीप ड्रिलिंग की हो, 3 से 4 किलोमीटर से ज़्यादा जा सके हों वो, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, थोड़ा सा ठंडा है। तो 3 से 4 किलोमीटर के अलावा उन्होंने कहाँ तक, द लास्ट डेप्थ विच दे हैव टच्ड इज़ 12 किलोमीटर्स. 12 किलोमीटर्स इज़ द डेप्थ, इज़ द मैक्सिमम डेप्थ जहाँ तक साइंटिस्ट जा पाए हैं, एंड दैट इज़ किस प्रोजेक्ट के बेस्ड है ये, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट विच इज़ एट द कोला इन द आर्कटिक ओशन. This and many deep drilling projects have provided large volume of information through the analysis of materials collected at different depths. अब ये जो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स हुए हैं, इनसे जो ड्रिलिंग हुई उसमें हमें बहुत सारे सोर्सेज मिले हैं जानने के लिए कि हमारा अर्थ जो है वो अंदर से कैसे है, वहाँ पे कैसी रॉक्स प्रेजेंस है,
प्रेजेंट है। नेक्स्ट, सो फर्स्ट आपने डायरेक्ट सोर्स जो सीखा, जो पहला डायरेक्ट सोर्स आपने पढ़ा, दैट इज़ माइनिंग एंड ड्रिलिंग. The next which we are going to read about is the volcanic eruptions. These are also the direct sources. Volcanic eruptions. Now let us study how the volcanic eruption also provides a direct source of information. So volcanic eruption forms another source of obtaining direct information as and when the molten material magma is thrown onto the surface of the earth. जब जो मैग्मा है हमारा वो अंदर गरम होता है और वो अंदर से जब मोल्टन फॉर्म में बाहर आता है, इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. सर्फेस ऑफ द अर्थ पे वो आता है नीचे से निकल के. ड्यूरिंग वोल्केनिक एरप्शन इट बिकम्स अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस. जब वो ठंडा हो जाता है तो साइंटिस्ट वहाँ पे जाते हैं, उस रॉक्स को जो ठंडी हो जाती हैं रॉक्स को उनको लेके आते हैं लेबोरेटरी में और फिर उससे वो अपनी एनालिसिस करते हैं कि रॉक्स अंदर कैसी हैं, वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है. However, this is difficult to ascertain the depth of the source of the such magma. लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैग्मा की, जो हमें क्रस्टेड मैग्मा मिला है जो कि सरफेस पे आने के बाद ठंडा हो गया था, उससे साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए हैं कि उस मैग्मा की जो डेप्थ है, मतलब वो कितने अंदर से आया है बाहर तक, ये नहीं बता पाए हैं. Okay, so our first part of this chapter is complete. So if you liked and understood the chapter, please do like, share and subscribe the channel. Thank you.